नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। हमारे साथ आज हैं बेहद खास मेहमान पुरुषोत्तम भट्ट, जो कि एक मशहूर अदाकार, अभिनेता और गायक हैं और लंबा समय उनका नया थिएटर्स के साथ गुजरा है। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे लिए अपने किए हुए नाटकों के कुछ गीत और वैसे भी कुछ गीत जो वो गाते हैं वो हमें गाकर सुनाएंगे। और हम आज बातें करेंगे पुरुषोत्तम भट्ट से, जिन्हें काका के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम भट्ट जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातें शुरू करें उससे पहले आप हमें कुछ गाकर सुनाएंगे। जी जी। टुक हिरसो हवा को छोड़ मियां मत, देश विदेश फिर है मारा। कजा कजल का लूटे है, कजा कजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बगिया भैंसा बैल शुतर हो, क्या बगिया भैंसा बैल शुतर हो, क्या बगिया भैंसा बैल शुतर, क्या गेहूं पल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। गर तू है लक्की बंजारा और खेब भी तेरी भारी है। ऐ गाफिल तुझसे भी चढ़ता, ऐ गाफिल तुझसे भी चढ़ता, एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या सांबर मीठा खारी है। क्या दाख मुनक्खा सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गौन तेरी ढल जावेगी। एक बगिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आवेगी। ये खेप जो तूने ला दी है सब हिस्सों में बट जावेगी। धी पूत जवाई बेटा क्या, धी पूत जवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आवेगी। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब मर्ग फिरा कर चाबुक को ये बैल बदन का हाँकेगा। कोई नाच समेटेगा तेरा, कोई नाच समेटेगा तेरा, कोई गौन सिए और टांकेगा। हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फाकेगा। उस जंगल में फिर आह नजीर, उस जंगल में फिर आह नजीर, एक भुनका आन न झांकेगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंजारा 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 हो, बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। काका, हमको बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप का खुद जन्म आपका कहाँ हुआ और शुरुआती आपका जीवन कहाँ गुजरा। हाँ, मेरा जो जन्म है वो आज के ज़माने में कुरुक्षेत्र, जो 1965 तक पंजाब का हिस्सा था, उसके एक कस्बे लाडवा में मेरा जन्म हुआ। और एक बहुत गरीब परिवार में हमारी परवरिश हो पाई।
उसके बाद मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली आ गए। उनको टीचर की नौकरी लग गई थी सन 1956 में। मेरा बर्थ 1955 का है, 25 दिसंबर। क्योंकि उनकी शादी को 4 या 5 साल हो चुके थे, तो उन्होंने मेरे को अपने जो एक बच्चे को लाड़ प्यार मिलता है वो मुझे अपने भाभी और भाई साहब से मिला, और वो बदस्तूर जारी रहा जब तक वो उन्होंने आखिरी सांस नहीं ली। मैं जो कुछ भी आज जो सीख पाया हूँ, जो हासिल कर पाया हूँ, उसमें मैं कहूँ कि उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही मुझे थिएटर में अभी तनवीर साहब तक पहुंचाया, और क्योंकि वो खुद क्योंकि मेरी मदर भी एक अच्छी आवाज़ की मालकिन थी और वो भी खुद गाते थे, तो उनको सुनते देख के मुझे भी अच्छा लगा कि मैं भी गाऊं। अब मैं कैसा गा पाता हूँ ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको मैं कुछ अच्छी चीज़ें सुनाऊं। और रही जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सिलसिला, वो दिल्ली में क्योंकि वो आ गए थे, महरौली के पास कोई गाँव था, मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट हुई थी शुरू में। तो उसके बाद मैंने सन 60 में त्रिनगर के अंदर स्कूल था, तो मैं उस स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। एमसीडी के स्कूल में करने के बाद लॉरेंस रोड का स्कूल था, वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी की। हाई सेकेंडरी थी उस वक्त 11वीं क्लास। उसके बाद मुझे अच्छे नंबर आने से मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर राजधानी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और उसके बाद मैंने वहीं से ग्रेजुएशन पूरी करी। उसके बाद इधर उधर नौकरी करता रहा, ज़्यादातर प्राइवेट नौकरी करी। 1984 में फिर मुझे मौका मिला, 86 में मुझे मौका मिला कि मैं दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर है एडसिल इंडिया लिमिटेड, तो उसमें मुझे काम मिला, और मैं अब 2016 में वहाँ से रिटायर हुआ। इस बीच बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सीखा, और सब अपने साथियों से ही सीख पाया। और आपने लेकिन ये बताया नहीं कि आपके पिता क्या करते थे। हाँ। और वो कब तक आपके साथ थे? क्या शायद जब आप छोटे थे तब उनका देहांत हुआ? नहीं, देहांत नहीं हुआ। वो मेरे माता पिता जो है वो किरमिच गांव है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ लगा हुआ, वहीं पे उन्होंने अपने ज़्यादातर समय वहीं बिताया। क्योंकि मैंने बताया कि हमारा परिवार बहुत गरीब परिवार था, लेकिन बड़े भाई साहब नाथीराम जी, उनकी नौकरी दिल्ली लग गई थी, तो मैं दिल्ली आ गया। तो मेरा जो परवरिश है, मतलब मुझे मेरा पालन पोषण करने वाले, वो मेरे भाभी और बड़े। वो तो आपने कहा कि भाई और भाभी की आपने जिक्र किया, लेकिन पिता आपके क्या करते थे जो आपका पालन पोषण नहीं कर पाए? जो मुझे पता लगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो किसी लाला के यहाँ बैलगाड़ी चलाया करते थे। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक लालाओं का सरमाएदारों का जो अच्छे खेती है, जिनके पास जमीनें थी, तो बैलगाड़ी चलाया करते थे, जहाँ तक मुझे बात। लेकिन वो भी उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि सारे भाई दिल्ली, बड़े भाई साहब के दिल्ली आ जाने के बाद मेरे और दूसरे जो दोनों भाई हैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अच्छा, तो आप कौन से नंबर के? मैं सबसे लास्ट का, सबसे छोटे हैं आप। तो मतलब अगर आप अपने बचपन को याद करें तो आपको अपने माँ पिता का प्यार नहीं मिला या संरक्षण नहीं मिला, ये समझाइए। मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यहीं से काफी प्यार मिला। तो कितनी उम्र से आपको आपकी याद साथ देती है कि जब आपने लाडवा छोड़ दिया होगा और फिर आप भाई के साथ दिल्ली आ गए होंगे? ये 5 साल का रहूंगा, जो मुझे अच्छे से याद है। क्योंकि मुझे याद है कि जब सन 60 में मैं 61 में जब मेरा एडमिशन हुआ,
तो बरसात के दिनों में जब बरसात हो जाती थी, क्योंकि उसी स्कूल में भाई साहब भी टीचर थे, तो बरसात हो जाती तो त्रिनगर में पानी भर जाया करता था। तो मुझे अपने कंधे पे बिठा करके तो स्कूल ले जाया करते थे। तो वो मुझे याद है। और वो साल था 1961। और स्कूल कौन सा था? त्रिनगर का प्राइमरी स्कूल, गणेशपुरा कहलाया करता था। हमारा वहाँ पे अखबारों का भी काम था, क्योंकि बड़े भाई साहब के पास जिम्मेदारियां थी। छोटी बहन जो मेरे से बड़ी है, यानी उनकी शादी करना, और एक और भाई जो उनकी शादी करना। तो तनख्वाह मुझे जो पता है कि वो 118 रुपये तनख्वाह मिला करती थी उन दिनों उनको। तो उससे गुजारा ना होते हुए तो उन्होंने क्या करते थे वो आपने बताया? टीचर थे। और फिर अखबार का काम भी उन्होंने शुरू किया। न्यूज पेपर उस टाइम 2.5 पैसे का 9 भाट टाइम आया करता था, और 2.5 पैसे का ही आता था, इतने का ही आता था। तो वो अखबार बांटा करते। तो मुझे वो अखबार का भी क्यों याद है कि सन 1962 में जब लड़ाई हुई चाइना की, तो हमारे त्रिनगर में जगह जगह जो है ZHA इस तरह की खाइयां खुदी हुई थी। तो जब अखबार बांटने जाते थे तो मेरे को थैला लटका दिया होता था, थैले में 10-15 अखबार में होता था, और मुझे घर बता दिए थे कि इसमें ये वाला जाएगा। तो मैं उस पर लिख लेता था अखबार के ऊपर, पीली खिड़की, छज्जे वाला घर, पेड़ के बराबर वाला घर। तो तब तक आप कितनी उम्र रही होगी? मैं उस टाइम 6 या 7 साल का। 6-7 साल, मतलब लिखना आपको? हाँ, लिखना आता था, लिखना आ गया था। तो मैं उसकी निशानी। तो जब सन 62 की जो मैं बात बता रहा हूँ कि जब सायरन बजता, तो एक दो बार सुबेरे के वक्त सायरन बजा। उस टाइम सायरन बजते थे कि चाइना का वार हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम जो है अखबार उसमें, मैं जो है खाई में लेट जाता था। तो इसलिए मुझे वो याद है कि उस वक्त हम त्रिनगर में थे। तो ये जो अखबार अपने भाई के कारोबार का एक हिस्सा था वो आपके? आज भी है वो। आज भी मेरे भतीजे कर रहे हैं। अच्छा। और बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आज मेरे जो उनसे जो छोटे भाई थे ईश्वर, उनके दोनों बच्चों का आज भी वही कारोबार है, वही कमाने का जरिया है। अच्छा। मैंने सन 75 में छोड़ दिया। जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में मैं सन 75 में गया, लेट गया, क्योंकि 2 साल बीच में नहीं पढ़ पाया, तो 3 साल रहा। तो सन 75 में मैंने एडमिशन लिया। तो इस तरह से आप जब कॉलेज पहुंचे तो कौन से कॉलेज में आपने? राजधानी कॉलेज में आपने फिर ग्रेजुएशन? कीर्तिनगर में था। कीर्तिनगर में, वहां से आपने फिर ग्रेजुएशन की। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आगे? ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर पीजी डिप्लोमा किया मैनेजमेंट फाइनेंस में, क्योंकि वो मेरी जरूरत थी। अगर वो मैं नहीं करता तो मुझे प्रमोशन मेरी ब्लॉक हो गई, सीज हो चुकी थी। तो उसके बाद मुझे प्रमोशन मिली। नहीं, प्रमोशन तो खैर मिली होगी जॉब के बाद। हाँ, लेकिन मैंने पीजी, उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। हाँ, और जॉब आपकी कॉलेज करते ही लग गई? नहीं, कॉलेज करते तो मुझे जो कॉलेज के दौरान ही मेरी जॉब लग गई थी श्रीराम केमिकल में एज ए आर्टिस्ट। उनका एक कल्चरल विंग होता है, HRD डिपार्टमेंट। तो उनके इंटर मिलों के जितने DCM वगैरह जितने भी मिले थे, इनके पूरे इंडिया में मिल थे, तो उनका इंटर मिल टूर्नामेंट होता था। तो उस इंटर मिल टूर्नामेंट के लिए उनको आर्टिस्ट चाहिए होते थे। तो मैं उसका एक हिस्सा बन पाया। ये मेरे लिए क्या आर्ट था आपके अंदर? मेरे पास में ठुमरी का हमने नेशनल अवार्ड जीता था, मैं और सोमनाथ पवार, चंपालाल पवार जी के बेटे, आप जानते होंगे। तो हम दोनों ने हमने मारू बिहाग में ठुमरी पेश की थी, जो कि हमने मुदगल साहब जो गंधर्व विद्यालय के थे, उन्होंने हमें सिखाई थी। और सीखने के बाद हमें पहली बार इसको स्वतंत्र भारत मिल DCM केमिकल, मैं DCM केमिकल में था, तो DCM केमिकल को पहली बार वो अवार्ड मिला। वो उस ठुमरी को गाइए थोड़ा। मैं बता मैं तो पिया के पास कैसे जाऊं सखीरी, मैं पिया के पास कैसे जाऊं, पिया के पास
पिया के पा कैसे जाऊं सखीरी, पिया के पा कैसे जाऊं सखीरी, मैं तो पिया के पा कैसे जाऊं। क्या बात है। तो लेकिन जब आप ये डीसीएम वाली उसमें नौकरी के दौरान जब आपने ये ठुमरी गाई होगी, उससे पहले आपके अंदर गायन कहाँ से आया? हाँ, इसके लिए ना ये बातें रही हैं करीब मैं 67 मैं 7वीं क्लास में था, क्योंकि मैंने बताया कि अखबार का काम था हमारा, तो मैं अखबार बांटा करता था। तो उस वक्त मैं छठी 7वीं में पहुंच चुका था। तो जब मैं अखबार बांटता था तो एक साहब थे, भार्गव जी उनका नाम था, और वो पैट्रियोट अखबार लिया करते थे। ये वही त्रिनगर की बात है। ओंकार नगर बी में वो रहते थे। तो मैं उनके जब वहां से अखबार जाता था लेकर के, पैदल बांटता था, साइकिल नहीं थी मेरे पास। साइकिल मैंने 68 में सीखी, छोटी। तो वहां से मुझे हारमोनियम की और उनके गाने की आवाज आती थी। तो मैं चुपचाप उनकी खिड़की के साथ उनको देखता रहता था और सुनता रहता था, क्योंकि उनकी पीठ होती थी इसलिए उनको पता नहीं होता था। वो पीठ मैंने पूछा था उनसे जब मेरी उनसे दोस्ती बढ़ गई, तो मैंने कहा पीठ क्यों कहते हैं कि बाहर की तरफ देखूंगा ना तो मेरा गाने का डिस्ट्रैक्ट होता है। तो वो उनको एक दिन अचानक कोई खटका लगा होगा, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा कि मैं आपको सुन रहा था। मैंने कहा मैं रोज सुनता हूँ। कह रहे अच्छा, कह रहे आ जाओ। तो वो अब उस दिन तो मैं बैठ गया। जब बैठ गया तो उनको बैठा रहा तो मैं भूल गया। मेरे पास और जो बचे हुए अखबार थे उनको लेट हो गया मैं। तो फिर अगले दिन से फिर मैंने क्या किया, तो फटाफट सब अखबार बांटता था, और बांटने के बाद फौरन उनके पास, आखिर में उनके पास अखबार लेके आता था और वहां बैठ जाता था। तो वो गाया करते थे उन दिनों वो पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। बहुत बढ़िया गाया करते थे। तो 10-15 दिन गुजर गए, वो मैं सुनता रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम गाओगे इस गाने को? मैं कहा मुझे नहीं गाया जाए, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। कह रहे कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम गा लोगे। क्योंकि मैं जैसे जैसे वो गाते थे तो मैं कोशिश करता था उनके एक्सप्रेशन को देखने की, उनके बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि गायकी में बॉडी लैंग्वेज को मैं समझता हूँ कि बहुत, उससे मुझे काफी सीखने को मिला। तो मैंने गा दिया वो, उन्होंने हारमोनियम के ऊपर, मैंने गाया, मैंने उसी सुर के ऊपर गाया जिस पे वो गाते थे। मुझे नहीं पता था उस वक्त सुरों का इतना। तो जैसे ही है वो उठ के मेरे को उन्होंने गले लगाया। खैर मुझे उस वक्त तो नहीं समझ में आया, लेकिन आज समझ में आता है कि उसका क्या मतलब था। तो मैं मन्ना डे साहब को फिर मैं सुनता फिर हमारे घर में भी रेडियो आ गया। उन्हीं दिनों रेडियो आया था। तो मैं वो हमारे यहाँ नहीं गया था पहले रेडियो, मेरी बहन के यहाँ आया था। महरौली में मेरी बड़ी बहन रहती थी, तो मैं उनके यहाँ जाया करता था, अक्सर जाता था। तो क्योंकि वो भी मेरे को मेरी माँ जैसी, उनकी शक्ल भी वैसी थी, रिजेम्बलेंस भी वैसा था, और मेरे से अफेक्शन भी वैसा ही था। क्योंकि उनको ये लगता था कि भाभी के पास है, तो वो एक होता है। तो मैं फिर उनके यहाँ जाकर के वही उनका रेडियो पे सुनता था और गाने सुनता था मैं बहुत, और उसके साथ साथ गाया करता था दरवाजा बंद करके। तो ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ से मेरे को गाने का शुरुआत मेरी। तो एक तरह से कहिए कि वो जो भार्गव जी थे, भार्गव जी वो मॉडर्न बेकरी में उन दिनों काम किया था। अच्छा। वो मुझे लेके भी गए थे उसमें। एक उनका कोई एनुअल फंक्शन था, उसमें भी मुझे लेके गए। अच्छा। लॉरेंस रोड आज की डेट में जिसको कहते हैं ना, वो ब्रिटानिया चौक, एक तरफ ब्रिटानिया थी, एक तरफ मॉडर्न था, इस तरह से। अच्छा। तो एक तरह से कहिए कि भार्गव जी को गाते हुए सुनने के बाद ही आपके अंदर का जो कोई गायक रहा होगा उसने कुछ सिर उठाया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने अपने शौक से उसको धीरे धीरे करके मांझना शुरू किया, और उस कंपटीशन में जब आपने पहली बार कोई इनाम जीता होगा तो उसने और हौसला एक तरह से बढ़ाया होगा। फिर आपने इस गायकी को और गायकी से होते हुए नाटक की तरफ का क्या सफर है, हमको बताइए। हाँ, वो क्योंकि मैंने बताया कि हमारे बड़े भाई साहब जो है
वो भी साहित्यकार, दरअसल उनका सब्जेक्ट रहा है हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। उनका साहित्य से लगाव था। और वो जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके जो थीसिस थी उसको उर्दू में लिखा करते थे, क्योंकि वो उनके शागिर्द भी रहे, जाकिर हुसैन साहब के। उनकी उर्दू राइटिंग बहुत अच्छी थी बड़े भाई साहब के। तो वो जामिया में रहते थे, तो जब शाम को वो फ्री होते थे तो वो देखे कि यहाँ पे रिहर्सल हो रही है उसकी, क्या नाम, आगरा बाजार की। ये बात रही होंगी चौबन की आसपास की रही होंगी, चौबन नहीं, हाँ इसी के आसपास की रही होंगी। तो उन जब वो देखते थे तो वहाँ पे तो हबीब साहब से उनकी पता लगा कि हबीब तनवीर साहब हैं, तो रोज जाया करते थे। तो बताते हैं कि एक दिन एक एक्टर नहीं आए, रन थ्रू जारी था, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या नाम लिया होगा कि वो नहीं आए। तो कहे कोई है जो आ सकता है, कोई कौन है? तो उन्होंने कहा कि सर मैं आ जाऊँ। तो वो उनकी जगह एज ए प्रॉक्सी आ गए। तो प्रॉक्सी आने के बाद बैठे रहे, उन्होंने जो कुछ किया होगा। वहां से उनकी दोस्ती बनती चली गई, और वो दोस्ती इतनी बनती चली गई कि हबीब साहब और मोनिका की दोस्ती उन दिनों परवान पे थी। और बीच में बहुत सारे इफ एंड बट हबीब साहब के साथ लगे हुए थे। और इस बीच में क्योंकि वो उनकी मोनिका जी की और भाई साहब की भी दोस्ती हो गई, तो वो जब दोनों की दोस्ती हुई तो जो भी उस मोनिका दीदी की प्रॉब्लम होती थी वो भाई साहब को कहती थी, और भाई साहब जो है वो हबीब साहब को। तो इस तरह से उनकी बाउंडिंग बहुत अच्छी हो गई तीनों की आपस में। यहाँ तक कि उनके जब शादी हुई दोनों की, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा साथ रहा, इनको मिलाने में, आपसे बात कराने में। तब फिर मैं छोटा था तो जब जाया करते थे तो मुझे भी लेके जाने लग गए, तो मैं भी गया। आईफेक्स में नाटक था, उसके बाद गालिब के ऊपर नाटक किया, मदार मिर्जा गालिब पे। तो ये उस दौर में मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद 69 में रिवाइवल हुआ दूसरी बार। हाँ, पहला 54 में था, आगरा बाजार का। तो उसमें सविता बजाज, अमरजीत सिंह, मदन लाल नहीं आए थे जब तक, खलीली साहब थे जो गाया करते थे, और रईस अहमद साहब जो कि उसका हमीद का रोल किया करते थे। तो मुझे भालू का रोल बनने के लिए, मैं भालू बनता था, और हबीब साहब की बेटी नगीन, वो जो उस टाइम 4 या 5 साल की थी, वो बंदर बनती थी, क्योंकि इसमें बंदर और भालू दोनों थे। तो वहां से वो मेरे भालू के रोल से मेरी शुरुआत हुई। और उसके साथ साथ एक और पैरेलल एक रोल था खबीस का, जो बेंच पे सोया रहता है। तो वो मैं दोनों रोल दो गया। एक और रोल था जो कोठे पे फूल लेके जाता है लड़का। तो ये 3 रोल मैं उस वक्त से शुरुआत हुई। वहां से फिर मुझे ये रहा शुरुआत की। और इस तरह आपकी उम्र तब कितनी रही होगी जब ये आप छोटे छोटे रोल करने लगे? 13-14 साल की। और यहाँ हम पूछ लें कि आपके भाई का नाम आपने शायद नाथीराम। हाँ, नाथीराम भट्ट। उन्होंने भी खुद, चूंकि इतना नजदीकी उनकी हो गई थी हबीब साहब के साथ, बहुत नाटक किए उन्होंने किए, बहुत नाटक। जैसे आगरा बाजार में वो कुछ करते थे। आगरा बाजार में उन्होंने आगरा बाजार में किया हुआ है लड्डू वाले का रोल। उन्होंने आगरा बाजार में पंसारी का रोल किया हुआ है, चूड़ी वाले का रोल किया हुआ है, अलग अलग दौर में। और लास्ट तक वो मंजूर हुसैन का रोल करते थे। अच्छा, आप में और उनमें उम्र का कितना फासला है, नाथीराम में और आप में? ये रहा होगा 21, लगभग 25 साल का। अच्छा, 25-26 साल का। अच्छा। अच्छा, तो फिर आपको ये 12-13 साल की उम्र के बाद वो फिर सिलसिला चलता ही रहा कि बीच में कभी नहीं, कभी रुका नहीं रुका। अच्छा, मुझे मैंने कभी पीछे मैंने कभी मना नहीं किया, आज तक नहीं मना करता। तो इस तरह से आप नया थिएटर का हिस्सा बन गए। और तब उस 12-13 साल की उम्र को याद कीजिए, और जब बाद तक कौन लोग बहुत नियमित रूप से हबीब साहब के इस नया थिएटर में
साथ में बने रहे, क्योंकि मैंने तो कभी नया थिएटर का कोई सीधा मंच पर कोई प्रदर्शन नहीं देखा है। तो मुझे बताइए, हमारे लिए याद कीजिए कि कौन कौन लोग रहे जो लगातार जुड़े रहे और आज तक जुड़े हुए हैं। उनमें सबसे पहला नाम अभी पिछले साल ही असद साहब, वो कोरोना की वजह से चले गए। उनको मैं 74 के शो से जब तीसरी बार रिवाइव हुआ, 79 के शो से जब तीसरी बार रिवाइव हुआ, तब से मैं उनको देख रहा हूँ और लास्ट तक हो रहे हैं। और बस यह बड़े भाई साहब थे मेरे, ये तो सबसे पुरानों में से। उसके बीच में 79 के बाद एक और बैच आया। 74 में तो आए थे छत्तीसगढ़ी, 69 वाले में छत्तीसगढ़ी एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था जो लेके आए थे वो। उसके बाद 79 के शो में नेहरू सेंचुरी के उसमें फिर एक 5-6 लोगों का ग्रुप आया, जिसमें वामिक अब्बासी, शैलेंद्र, हेमंत मिश्रा और एक उपाध्याय हुआ करते थे। ये रेखा बंसल, जो रेखा भारद्वाज बनी, और आलोक माथुर, ये 5-6 लोगों का। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी कंपटीशन में गए थे हबीब साहब, तो वहां से इनको लेके आए थे। वो अभी तक उसमें से आधे से ज्यादा लोग, शैलेंद्र और वामिक और हेमंत मिश्रा, आज तक आगरा बाजार के नाटकों में काम करते हैं। जब भी रिवाइव होगा अभी भी तैयार है। अच्छा, तो इस तरह से आप अपनी नौकरी करते हुए नया थिएटर्स की गतिविधियों के साथ जुड़े रहे। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर आप देखें, व्यस्तताओं का रूप किस तरह से बनता था, क्योंकि कभी ऐसा तो होगा नहीं कि हर रोज नया थिएटर के गतिविधियों में हाजिर रहना पड़े। जब नाटक एक बार उठाया जाएगा, फिर उसके रिहर्सल्स होंगे, उसकी प्रस्तुतियां होंगी, तब ज्यादा व्यस्तता। ऐसा ही तो होता होगा। ऐसा ही होता है। बाकी वक्त में क्या करते रहते थे आप? बाकी वक्त में मैं बहुत सी सोशल एक्टिविटीज में शामिल रहा। जैसे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, DYFI, मैं उसके साथ भी उसमें काफी एक अच्छे पद पे का भी काम करता रहा, मोबिलाइजेशन का। और 88 से मैं फिर जन नाट्य मंच के साथ भी जुड़ गया, और परचम के साथ जो काजल घोष जी है उसमें भी जुड़ गया, और ये दौर चला, इनके नाटकों में भी काम करता रहा। उसके बाद 90 में मैं साक्षी ग्रुप के साथ जुड़ गया, जिस साक्षी ग्रुप में अपने ये मनोज बाजपेयी जी, आशीष विद्यार्थी, सौरभ शुक्ला, कृष्णकांत, ये सब लोग ये उसी ग्रुप में रहे। नौकरी भी चलती रही ये भी, लेकिन हाँ, मेरी शाम तो हमेशा इन्हीं में जाती थी। तो ये जो भी आपने ग्रुप्स के नाम लिए, उनमें आपकी भूमिका क्या होती थी? मतलब गायन तो एक आपने अपने अंदर चिन्हित कर ही लिया था, जिसको आप गा ही रहे थे। इसके अलावा क्या करते रहे आप? दरअसल बहुत से नाटक, या ज्यादातर नाटक में या डायरेक्टर को कह लीजिए आप, उनको जरूरत होती है कि एक्टर के साथ साथ अगर गाने वाला भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं अपने आप को समझता हूं कि मेरे गायकी ने और हबीब साहब के नाम ने, क्योंकि मैं उनके ग्रुप में काम करता था, इसने मुझे बहुत सहारा मिला इन चीजों से। उनका नाम ही काफी होता था। तो फिर मतलब आपका कहना है कि गाने के अलावा अभिनय भी आप करते हैं? जी, मैं अभी वही करता रहा। तो वो कौन से नाटक हैं जिनमें आपने हबीब साहब के अलावा? हबीब साहब के अलावा हाँ, उसमें सारथी साक्षी ग्रुप का एक नाटक था, और एक नाटक था उसी ग्रुप का, टोभा टेक सिंह। एक नाटक था जूता आविष्कार, ये तो, और एक दो थे मुझे आया। और जन नाट्य मंच के साथ मैंने किया मोटेराम का सत्याग्रह, शंभूक वध, उल्टे होर जमाने आए, वरुण के बेटे, और
एक और नाटक है, बोल रहा हूँ, और अभी रिसेंटली जो आजकल चल रहा है वो है तथागत। ये अभिषेक मजूमदार है, उनका डायरेक्ट किया और लिखा भी हुआ उनका। तो अब इन नाटकों में जो आपकी भूमिकाएं थी, माँ भी किया जननाट्य मंच के साथ, M.K. रैना जी के। तो ये जो जिन नाटकों के आपने नाम लिए उनमें जो भूमिकाएं रही, उनके कुछ संवाद हमको अगर आप ऐसे याद आते हों तो बोलकर। हाँ, मैं बताता हूँ। तथागत पे कई एक नया संवाद आपको सुनाता हूँ। भूल से पाटलिपुत्र से पांचाल तक जिसके हाथों से विष्णु, प्रहलाद और शिव की मूर्ति का गठन हुआ हो, वो अपने राज्य के लिए विभत्स तथागत बनाएगा क्यों? दासी, हरिदास नींद में भी पत्थर पर गलत ठोक नहीं मार सकता। ये सब उसने हमें नीचा दिखाने के लिए किया है, समूचे समाज के सामने, सभी राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष। राज्याभिषेक के दिन जब नया राष्ट्र स्थल बांधा जाना हो, और ये एक कलाकार की कला नहीं, ये उसका राष्ट्रद्रोह है, और धम्म सभा ने उसे मृत्युदंड देके कोई अनुचित कार्य नहीं किया। इन लोगों की जाति ऐसी है। ये क्या कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है विष्णु सेन का। अच्छा। इसकी नाम इस प्ले का है तथागत। विष्णु सेन एक राजा है और उसकी रानी को जो है ज्ञान होता है, ज्ञान आ जाता है तथागत का, और वो ये कहती है कि आप जो है ना ये गलत कर रहे हैं। लेकिन एक राजा तो राजा है, उसको तो अपनी सत्ता चलाने के लिए जुर्म करना जरूरी हो गया है। उसी को आज भी जो भी सत्ताधारी हैं उसको लेके चल रहे हैं। तो वो एक कलाकार है जो छोटी जाति का है, उसको कहा जाता है कि तू एक तथागत की मूर्ति बना, राज्याभिषेक के दिन इसके राजा इसका अनावरण करेंगे। तो वो कलाकार है, बुद्धि पढ़ा लिखा तो नहीं, अनपढ़ है, लेकिन वो अपनी हिसाब से तथागत की एक मूर्ति बनाता है और काले पत्थर की बनाता है, और उसके अंदर अपना इतिहास डाल देता है। उसमें उसकी उंगलियां काट दे, उसमें उंगलियां कटी होती हैं। वो उंगलियां वो इसलिए कि भाई वो जताता है कि शूद्रों के साथ ये इस तरह से ये उस कहानी का पात्र, ये उसके पीछे है। तो वो उसको, उस कलाकार को काले पत्थर की देख के और 3 उंगलियां कटे होने के उसको मौत की सजा सुना देता है, इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। ये वो कहानी है। अच्छा, और किसी चरित्र के बारे में बताइए, और किसी डायलॉग के बारे में अगर आपको याद आता हो। बाकी तो मैं उसमें आगरा बाजार के हैं कुछ, चरणदास तो वो है, राज रक्त का है कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने बाकी सब ऐसे छोटे छोटे रोल कर पाया, तो एकदम से जहन में आते हुए। कोई बात नहीं, तो अब आप हमको कुछ गाकर सुनाइए। हाँ। मुझे याद आता है आगरा बाजार का एक ये जो गजल में जो गाता था, कासिद तू मेरा नाम तो लीजो ना मिले के, बिल्कुल जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं ऐसे ही कुतुब फिरोज कहते हैं कि तो हाँ आप कुछ सुनाइए, तो मैं पूछता हूँ क्या सुनाऊं। तो वो कहते हैं कि जो आप वही नज़म सुनाओ नजीर की। अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं, जाते हैं इनमें कितने पानी पे साफ सोते, कितनों के हाथ पिंजरे कितनों के सर पे तोते, कितने पतंग उड़ाते कितने सुई पिरोते, हुक्के का दम लगाते हंस हंस के शाद होते, 100 तरह का कर कर बुस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं, कितने खड़े ही पैरे अपना दिखा के सीना, सीना चमक रहा है हीरे का जूं नगीना,
आधे बदन पे पानी, आधे पे है पसीना, सर्वों का बह चला है गोया के एक करीना। दामन कमर पे बांधे गुस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। हर आन बोलते हैं सैयद कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय। मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, सब गोल के सब अपने खुर्दो कबीर की जय। हरदम ये कर खुशी की दस्तार पहनते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपकी आवाज में जो एक स्ट्रेंथ और जो स्टेमिना या कहीं जो फोर्स है, इस पर कभी आपको हबीब साहब ने कभी कुछ खास मतलब तारीफी शब्द वगैरह कहे हों तो उसकी याद कीजिए। नहीं करते कभी, नहीं कभी कभी नहीं करते वो कभी नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं उनकी जो है ना, जहां तक मैंने बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कईयों के साथ काम किया। प्रोफेसर यशपाल एक मीटिंग में थे, हबीब साहब के कॉन्डोलेंस मीटिंग थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि किसी ने पूछा कि आप एक्टरों को कैसे तैयार करते हैं। तो हबीब साहब ने, क्योंकि वो उनके दोस्त रहे, 50 साल उनकी दोस्ती बरकरार रही है दोनों से तो उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा पुरानी दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में छतों के ऊपर लड़के होते हैं, सीटी बजा रहे होते हैं और एक बड़े से बांस में कपड़ा बांधा होता है और वो कपड़े को ऐसे चारों तरफ, इधर से उधर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और कभी गोल 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 ऐसे घुमाते हैं। कहते वो कबूतर जो है, कबूतर उड़ा रहे होते हैं, तो जब वो दाएं से बाएं लाते हैं तो कबूतर का झुंड दाएं से बाएं की तरफ जाता है और जब दाएं से दाएं की तरफ जाते हैं इधर जाता है। तो जब गोल गोल घुमाते हैं तो वो कबूतर गोल 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 घूमते हैं। कहते लेकिन मैं ऐसा डायरेक्टर नहीं हूं, मैं दोनों हाथ, वो जो कपड़ा है, मैं एक हाथ में कपड़ा नहीं रखता, मैं दोनों में रखता हूं और उसको डंडे को अगर घुमाना भी हो तो डंडे को ऐसे ऊपर की तरफ घुमा देता हूं। तो कबूतर जो है फिर वो सीधा ऊपर जाता है। अब ये उसकी ताकत के ऊपर है कि वो कितनी ऊपर जाता है। हाँ, ये उनका अपना एक डायरेक्टोरियल कौशल, एक तरह से ये तरीका, उनका नजरिया एक तरह से कहिए। और मुझे उनका ना एक और बड़ा अच्छा, जो मैं आज महसूस करता हूँ जब अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग लोगों के साथ काम करता हूँ। अभी जब 2006 में जब वहां जाना था, हमें जर्मनी जाना था बॉन फेस्टिवल में, तो जमील खान एक जो बॉम्बे के एक्टर है, तो उनको बुलाया गया पतंग वाले के रोल के लिए, क्योंकि पतंग वाले का रोल हबीब साहब करते थे, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जमील को बुलाया जाए। तो वो बॉम्बे से भोपाल उनको बुलाया। भोपाल वो 5 दिन का शेड्यूल था रिहर्सल का। हम भी दिल्ली से भोपाल गए, हम चले जाते थे, तो रिहर्सल चलती रहती थी और सारा दिन हबीब साहब घर पे वो अपने नाश्ता खाना वाना खा के जमील को बुला लेते थे और वो उनको बताते रहते थे कैरेक्टर के बारे में कि किताब वाला, पतंग वाला ऐसा है, उसकी ये उम्र है, ये खानदान, ये उसकी सारा उसको उनके बारे में बारे सारी पतंग वाले की जिंदगी सारी बता देते थे। 5 दिन हो गए, मैं हर रोज इंतजार करता था, क्योंकि मेरा पतंग वाले के साथ मेरा रोल था। मैं हर रोज इंतजार करता था कि आज शायद मेरी रिहर्सल होगी, आज रिहर्सल होगी। 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद पता लगा कि कल तो जमील बॉम्बे जा रहे हैं।
मैं परेशान हूँ। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ कि जमील आए भी और मेरा तो एक भी मेरे साथ तो रिहर्सल ही नहीं हो पाई। मैं भी खाली, क्योंकि उन्हीं के साथ मेरा रोल था आधे से ज्यादा। खैर उसके 15 दिन बाद फिर दोबारा से रिहर्सल हुई, कॉल की गई वहीं पे, सब एक्टर फिर दोबारा से वहां पहुंचे। मैं देखता हूं कि जब 15 दिन के बाद जब जमील आए तो सीधे रिहर्सल पे, और कोई कुछ नहीं, वो उस करैक्टर के अंदर थे। मतलब इतनी वो करैक्टर को डाल देते थे उसको बता करके कि एक्टर को बहुत आसानी हो जाती कि वो ये खाता था, ये दोस्ती थी, ये था उनका बहुत मैंने जो मैंने सुनता था मैं कि ये वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, हर आदमी से मिलने वाला है, लेकिन वो एलीट शायरों से नफरत भी, ये सारी चीजें उनको रोज मतलब अलग अलग तरीके से, तो उनके मन में करैक्टर बैठा, ये उनका करैक्टर समझा। तब मेरे को समझ में आया कि जो छत्तीसगढ़ के कलाकार है, कोई साइकिल वाला है, कोई पेंशन लगाता है, कोई मोची है, कोई लकड़ी का काम करता है, वो इतने बड़े बड़े एक्टर कैसे बन रहे। और वही है कि मैं आज, मुझे जहां तक मेरे को पता है कि नया थिएटर के जो आगरा बाजार या और में काम कर चुके हैं, करीब 10 से ज्यादा कलाकार ऐसे हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। तो वो वही उन्हीं की वो है। अच्छा, हमारे सुनने वाले ये सुन रहे होंगे कि बातों के बीच में ये कड़ों की आवाज आ रही है। तो ये जो कड़े आपने पहने, चूंकि आपने शुरू में ही एक वो गाया जी। बंजारानामा। नहीं, मैंने बंजारानामा गाया। जो गाया तो उसमें आप एक हाथ में एक स्टिक भी, ये क्या है? क्योंकि बहुत बार चूंकि आप दिख नहीं रहे हैं हमारे सुनने वालों को, तो उनको ये जिज्ञासा हो रही होगी कि ये कड़ों की आवाज क्या है। जी, हमें बताइए क्या है ये दरअसल वो जो फकीर बनते हैं उसमें, तो वो फकीर ये पहले जो इस तरह से ये बजाते थे इसको इस तरह से। हाँ। और ये मुझे इसका आदत इसलिए पड़ गई कि मुझे इससे ताल का सहारा मिलता रहता है। ताल का सहारा मिलता रहता है और ये मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैंने परमानेंटली अपने पास और लोग बाग इसको बहुत सारे साथ मेरे देखने वाले और सुनने वाले तो इसको इंस्ट्रूमेंट है और है भी है। इसमें कितने कड़े होंगे? ये कोई गिनती नहीं है, कुछ कम, कभी गिर जाता है, कभी गिर 10-12 तो मान के चलिए। ये हाँ 10-12 से तो ज्यादा ही हो गए, 4-8, 14-15 तो है। हाँ। तो ये जो ताल आपको की मदद मिलती है, तो एक गाना यहाँ पर इसी ताल के साथ गाइए, फिर हम लोग एक ब्रेक लेंगे। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हो एक उस्ते खान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने। जो अहल फजल आलिम फाजिल कहाते हैं, मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं, पूछे कोई अलिफ तो उसे दे बताते हैं, वो जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने। कैसा भी आदमी हो के इखलास के तू खैर, कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बढ़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों सी बनाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने, ये दुख वो जाने, ये दुख वो जाने, ये दुख वो जाने। क्या बात है, क्या बात। आखिरी बार आपने इसको मंच पर कब गाया होगा?
2015-16 में कलकत्ता में आगरा बाजार का शो था। उर्दू एकेडमी कलकत्ता ने बुलाया था, वहां पे हमने गाया था। तो नया थिएटर ही इसको ले? हाँ, नया थिएटर। अभी नया थिएटर की क्या स्थिति है? चल रहा है। अभी तनवीर साहब को जितने भी नाटक है वो कर रहा है। कौन उसके केंद्र में और करता धरता है? करता धरता रामचंद्र सिंह है जो उसको चला रहे हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो भोपाल ही रहते हैं। पूरी टीम है अभी भी, बाकायदा पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज जिस तरह से हबीब साहब के जमाने में रहता था, वो पूरा वहीं पे उनका रहना, खाना पीना। अभी भी उसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं अभी भी। करीब 20 कलाकार हैं जो अभी भी वहां पे काम कर रहे हैं, और उनके लगातार नाटक होते जाते हैं। स्पिक मैके से काफी मदद मिल जाती है, और दूसरी जो संस्थाएं उनसे मिल जाती है। आसाम, गुवाहाटी में भी करके आए थे, और कई नाटक हैं जो उनके चल रहे हैं। तो ठीक है काका, हम लोग इस वक्त ब्रेक ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वागत है एक बार फिर से। हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम भट्ट उर्फ काका। नमस्कार काका हमको बताइए कि आपको काका क्यों कहते हैं सब लोग? मैं आपको बताऊं कि पंजाब में जो छोटा होता है उसको काका ही बुलाया करते हैं, और मैं घर में सबसे छोटा था, और पैदा क्योंकि पंजाब में हुआ था तो तब से काका ही चला आ रहा है। मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ये कि चूंकि आपके बड़े भाई भी वहां थे नया थिएटर्स में, और वो आपको काका बुलाते होंगे तो सब लोग सुनकर आज के भी जो अभी के जो नए कलाकार हैं वो भी मुझे काका जी कह के बुलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो। तो हमको अब आप अगला गीत कौन सा सुनाने वाले हैं? मुझे एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो जहाँ तक मुझे उस गीत की हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, वो इप्टा के जमाने से गाया जा रहा है, क्योंकि हबीब साहब खुद एक शायर थे। मुझे पूरी तरह से नहीं है पता, लेकिन हाँ, जो उस गीत के जो बोल हैं वो उनकी लेखन शैली से मिलते हैं, जो कि बाद में एक प्रोडक्शन की थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, जिसके अंदर सफदर भी थे, और हबीब साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। एनिमी, मार्क्सिन गोर्की की कहानी, जिसका नाम दिया था नाटक का दुश्मन, उसके अंदर इस गीत को रखा गया था जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, क्योंकि वो हर दौर के अंदर वो लगता है कि उसी जमाने के लिए लिखा गया है। जिस तरह से हिंदुस्तान की गतिविधियां रहती हैं, जिस दौर में जिन परिस्थितियों में हम सब लोग जीते हैं। नाव भी है तैयार, मुसाफिर गांव भी है तैयार। नाव भी है तैयार, मुसाफिर गांव भी है तैयार। नाव भी है तैयार, मुसाफिर गांव भी है तैयार। बाढ़ भी है, तूफान भी है, और जाना भी है पार। बाढ़ भी है, तूफान भी है, और जाना भी है पार। नाव भी है तैयार, मुसाफिर गांव भी है तैयार। नाव भी है तैयार, मुसाफिर गांव भी है तैयार। सूरज डूबा, बादल छाए, और बड़ा अंधियार। सूरज डूबा, बादल छाए, और बड़ा अंधियार। देखो और बड़ा अंधियार। अंधियारे काले बादल में यूं डूबा संसार। अंधियारे काले बादल में यूं डूबा संसार। खड़ी है मौजें सीना ताने, खड़ी है मौजें सीना ताने, जैसे एक दीवार। नाव भी है तैयार, मुसाफिर भी है तैयार। नाव भी है तैयार, मुसाफिर गांव भी है तैयार। नाव भी है तैयार, मुसाफिर गांव भी है तैयार। हवा के झोंके खंजर जैसे, और बोसीदा पार। देखो और बोसीदा पार। हवा के झोंके खंजर जैसे, और बोसीदा पार। देखो और बोसीदा पार। घूम रहे हैं आगे पीछे बड़े बड़े घड़ियाल। घूम रहे हैं आगे पीछे बड़े बड़े घड़ियाल। हिम्मत भी नहीं टूटी है,
हिम्मत भी नहीं टूटी तो टूट पड़ी पतवार। नाव भी है तैयार मुसाफिर गांव भी है तैयार, नाव भी है तैयार मुसाफिर गांव भी है तैयार। बाढ़ भी है तूफान भी है और जाना भी है पार, बाढ़ भी है तूफान भी है और जाना भी है पार। नाव भी है तैयार मुसाफिर गांव भी है तैयार, नाव भी है तैयार मुसाफिर गांव भी है तैयार। क्या बात है, क्या बात है। तो काका देखें कि करीब 28-29 साल आपने जिस ऑफिस में, किस ऑफिस में आपने बताया कि नौकरी करते हुए गुजारे? MHRD की एक पब्लिक सेक्टर है, एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो अभी एडसिल के नाम से जानी जाती है, उसमें मैं काम करता हूँ जी। और अब जबकि रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या व्यस्तताएं रहती हैं? पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया। पहले काम करके, ऑफिस का काम करके आनंद उठाता था, और अब मैं खुला हूं, थिएटर करूं, गीत गाऊं, जितने भी प्रोसेशन होते हैं उन सब में, चाहे वो किसी भी उसके हो, चाहे वो C2 के हो, चाहे SFI के हो, चाहे और दूसरे संगठन हो, उन सब में मैं लगातार उसमें जुड़ा हुआ हूँ। और देश की बात फाउंडेशन एक है, उसके साथ भी जुड़ा हूँ, उसके भी लगातार हम काम उसमें करते रहे। बाकी सोशल एक्टिविटी मेरी जरा ज्यादा हो गई है, ये मेरा अब तक का है। लेकिन अगर आप देखें तो करीब पिछले 20-22 वर्षों से ये जो विरोध का जो क्रम है वो लगभग थम सा गया, क्योंकि अनेक कानून ऐसे आ गए जिसमें आप विरोध नहीं कर सकते और ट्रेड यूनियनों पर लगामें कसी जाने लगी। तो एक जो विरोध का 20वीं सदी के आखिरी वर्षों तक एक दौरा रहा करता था, अब वो एक तरह से कहिए उस पर अंकुश या उस पर सत्ता का एक दबाव जैसा रहता है कि आप एक आम दृश्य होता था कि जंतर मंतर पे और बोट क्लब पे और मंडी हाउस पे तमाम ऐसे प्रतिरोध के कार्यक्रम सांस्कृतिक और राजनीतिक हुआ करते थे, जो कि अब करीब करीब उस पर एक अंकुश सा है। क्या है आपका अनुभव इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत इस तरह के विरोध की आवाजें उठती रहती थी, और विरोध मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है किसी चीज का करना, और हर गलत चीज को गलत कहना एक बहुत हिम्मत की बात है, जो आगे होता रहता था। लेकिन अब उसको राज उसको खत्म करना चाहता है, वो विरोध सुनना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो पार्लियामेंट में भी विरोध को देखना नहीं चाहता। और वो उसका नतीजा क्या हो रहा है, ये अभी पिछले एक हफ्ते में हमने बहुत बिल्कुल ताजा अपने पड़ोस में श्रीलंका में देखा। डर ये लगता है कि कहीं हम उसी की तरफ तो अपने आप को नहीं लेके जा रहे। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत है, और पिछले 15-20 सालों में जो गरीब हैं उनकी तादाद बढ़ी है, और जो अमीर हैं वो दुनिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 होने की होड़ में लगे हुए हैं। तो ये जो अंतर है गरीब और अमीर का, जिसका की आज्ञा हमारा संविधान नहीं देता, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए, हमें अपने संविधान को बचाना है। ये जिम्मेदारी विरोध करने वालों की ही है, और साथ में राज की भी है। मैं इसको इस तरह से जी। तो जिन 20-22 वर्षों की बात हमने आपसे अभी कही, इन 20-22 वर्षों में अगर आप अपनी सांस्कृतिक व्यस्तताओं और गतिविधियों पर नजर डालें तो क्या कुछ उल्लेखनीय हमको यहाँ आप बताना चाहेंगे कि आप जिन सांस्कृतिक दलों के साथ या जिन प्रतिरोध के कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहते हैं, उसका कुछ हमको यहाँ एक छोटा सा ब्यौरा दीजिए।
हाँ, पहले जैसे मैं से 10-12 साल पहले तक जंतर मंतर पे पार्लियामेंट थाने के आगे लगातार किसी न किसी ग्रुप के संसद मार्च होता था, उसका विरोध होता था और मैं उनमें अक्सर जाया करता था और गाया करता था। लेकिन अब पिछले 5-7 सालों से या 10 साल कह लीजिए, मैं पर्टिकुलरली क्यों जाऊं, उसके अंदर मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं है कुछ भी। उसका असर यही है कि एक तो उस तरह के गाने वाले लोग नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे। दूसरे, जिस तरह से इस तरह के कलाकारों को या तो मुकदमे कर दिए जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं, वो भी एक डर का सबब बना हुआ है। मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं उस वक्त नहीं डरा कभी जब मैं नौकरी में था। तो अब तो मैं खुला पंछी हूँ, तो ज़्यादा हौसले के साथ मैं इस चीज़ को लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर कोई कहीं पे ऐसा है तो मैं उसमें शामिल हूँ। और मेरी लगातार यही कोशिश रहती है और मैं करता भी हूँ ऐसा। जैसे कि अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप किसी रिहर्सल में अभी जाने वाले हैं, इसका मतलब अभी आप कोई नाटक या किसी गाने का कोई रिहर्सल चल रहा है? जी जी। क्या आप बताइए। तथागत एक प्ले है जो अभिषेक मजूमदार ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। उसके हम कल 90वां शो करने वाले हैं। 88 शो हो चुके हैं, 89 और 90 कल होंगे। और ये नाटक जो है गरीब बस्तियों में, जैसे मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, इन ऐसी जगह जगह जाकर के पब्लिक के बीच में, इंदरपुरी, टोडापुर, इन जगह में जाके करते हैं और लोगों को पसंद आते हैं और वो समझते भी हैं। क्योंकि जो ये कहानियाँ होती हैं, ये उस जमाने की, उस दौर की, उस समय की, जो जिन परिस्थितियों से समाज गुजर रहा है उसके बारे में होती है कि किस तरह से नफरत का या जातिवाद का किस तरह से बोलबाला है, उसके ऊपर एक प्रहार है इस नाटक के माध्यम से। तो ये हमें बार बार करना पड़ता है और हर शो से पहले रिहर्सल भी जरूरी होती है, चाहे हम जितने मर्जी शो कर चुके हों। क्योंकि जैसा कि मैंने भी अभी पहले भी बताया कि कलाकारों को भी थोड़ा सा रहता है ऐसे विरोध के स्वरों को ले जाते हुए, तो लेकिन वो अल्टरनेटिव रखना पड़ता है। तो अल्टरनेटिव रखने के लिए एक एक्सपीरियंस एक नया, एक एक्सपीरियंस एक नया, इस तरह का कॉम्बिनेशन करके लगातार उसको आगे बढ़ाते हैं। और कुछ अपनी व्यस्तता भी होती है कलाकारों की, क्योंकि सब लोग नौकरी पेशा है, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो किसको किसी वक्त छुट्टी है, किसी को किस वक्त छुट्टी है। और हमारे जो नाटकों का जो टाइम अक्सर होता है वो या तो शाम को ही मिलता है, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो उसमें, लेकिन जैसे कि कल सुबह के शो है, ये स्कूलों में है। क्योंकि इस नाटक का जो एक और बहुत बड़ा हिस्सा वो है कि राष्ट्रवाद का विरोध, राष्ट्रवाद और उसके अंदर जो अंतर है उसको भी दर्शाता है ये नाटक। तो ये जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट मैटर के तौर पे भी इसको लेते हैं टीचर, जो समझते हैं। तो काका, हम देखते हैं कि आप तो पूरा जीवन मतलब अब तक का जीवन आपने दिल्ली में ही गुजारा। बिल्कुल। और दिल्ली में रहते हुए चूंकि आप भी एक सांस्कृतिक सक्रियता का अंग रहे, तो जो बाकी सांस्कृतिक हलचलें दिल्ली में होती रहीं उससे कितना जुड़े रहे? जैसे कि अगर मंडी हाउस को ही अगर एक केंद्र मान लें जहां पर तरह तरह के नाटक और गीत संगीत और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, उनसे आपका कैसा संबंध है? मैंने को बताया ना कि जब मैं जुड़ा रहा, जुड़ने की वजह से ही ये है कि मैं साक्षी ग्रुप का एक हिस्सा बन चुका, क्योंकि उसके अंदर मंडी हाउस के आसपास के जो में अक्सर जो देखे जाने वाले चेहरे थे, जिनमें अरविंद गौड़ को भी सब जानते हैं, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ भी लगाव है। और सौरभ शुक्ला
ये जैसे साथी आशीष विद्यार्थी जैसे साथी, तो इनके साथ मेरा जुड़ाव रहा, लगाव रहा, तभी मैं इन लोगों के साथ काम कर सका। साथ साथ क्योंकि मैं जननाट्य मंच के साथ सन 88 से जुड़ा हुआ हूँ और नया थिएटर के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और अब आज भी ये कोशिश करता हूँ कि जो थिएटर के बारे में अगर कहीं बातचीत के लिए मैं फिट बैठता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ। जैसे अभी पीछे ही दिल्ली सरकार ने एक वर्कशॉप रखी थी, तो मैंने उस वर्कशॉप को कंडक्ट किया था और मुझे अच्छा लगा कि मैं नए कलाकारों को कुछ अपने अनुभव देने के लिए मैं अनुभव दे पा रहा हूँ। उस वर्कशॉप में आपने मुख्य रूप से कुछ बातें कही हो तो यहाँ हमारे लिए कहिए कि उस वर्कशॉप में आप क्या सिखा रहे थे? क्या मैं उनको थिएटर्स के जो नुक्कड़ नाटक और दूसरी विधाएं हैं थिएटर के अंदर, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमने स्पेस को, क्योंकि जब हम नाटक करते हैं तो स्पेस का यूज किस तरह से किया जा सकता है, हम अपनी आवाज को दर्शकों के आखिरी दर्शक तक कैसे पहुंचा सके और वो कैसे पॉसिबल है। जो आप करेक्टर कर रहे हैं उस करेक्टर के जो उसके जो डायलॉग है उनको बोलते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपकी भाव भंगिका कैसी है, आपका बोलने का तरीका है, कहाँ पहुंच जाएगी, ये सब चीजें छोटी छोटी जो चीजें थी इसके बारे में हमने वो किया और खास जोर दिया उनके स्टेमिना के ऊपर कि वो अपना स्टेमिना, अपना बॉडी पोस्चर्स किस तरह से रखें ताकि वो दर्शक के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ सके। तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग करीब करीब बातचीत वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करें उससे पहले आप हमें कुछ और गाने सुनाइए जो अब आपको इन गानों में से लगते हो कि हमको सुनाना चाहिए। मैं आपको जिस गजल के माध्यम से मेरी आपकी मुलाकात हुई थी जी मैं वही सुनाता हूँ जी। आपको जब सुनाऊंगा याद आ जाएगा कि कौन सी वो गजल है। कासिद तू मेरा नाम तो लीजो न लेकिन कहना कोई मरता है तेरा चाहने वाला, जैसा कि वो हो मुझसे खफा रूठ चला था, अल्लाह ने क्यों जब ही मुझे मार न डाला, शायद वो ही बंधन के चला है कहीं घर से, है ये तो उसी चांद सी सूरत का उजाला, सहरा में मेरे हाल पे, सहरा में मेरे हाल पे कोई भी न रोया, गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला, औरों को जो गिरते हुए, औरों को जो गिरते हुए देखा तो लिया था, हम गिर भी पड़े तो भी न जालिम ने संभाला, हम तुझसे इसी रोज को, हम तुझसे इसी
रोज को कहते थे नजीरा, क्यों तूने पढ़ा इश्क मोहब्बत का रिसाला, क्यों तूने पढ़ा इश्क मोहब्बत का रिसाला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इसमें इरफान भाई कुछ नहीं है, इसमें जितना भी कुछ गुथना और घटना है ये सब हबीब साहब की देन है जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके साथ काम कर पाया, उनको दिल के अंदर अपनी जगह बना पाया, जिसकी वजह से मैं आप जैसे इतने महान लोगों के साथ सामने बैठा बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नहीं तो आप हमको कुछ और भी सुनाइए। जब आदमी के पेट में जाती हैं रोटियां, जब आदमी के पेट में जाती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में जाती है रोटियां, इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर, आटा नहीं है छलनी में छन छन गिरे है नूर, पेड़ा हर एक इसका है लड्डू के मोतीचूर, हरगिज किसी तरह न मिटे पेट का तनूर, इस पेट की ही आग बुझाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में जाती है रोटियां, कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में जाती है रोटियां, रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा में लगन न हो, सच है कहा किसी ने के भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में जाती है रोटियां, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये मेहरुमा हक ने बनाए है काहे के, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। क्या बात है, ये भी आगरा बाजार से ही। जी नजीर साहब। अच्छा, अब हमको आगरा बाजार से अलग भी अगर कुछ आप सुना सकें, जो आप नाटकों में, नुक्कड़ नाटकों के लिए भी कुछ गाते हों, या ऐसे विरोध प्रदर्शनों के लिए बहुत मांग रहती हो कि ये वाला सुनाइए करके। हाँ, एक गीत है जिसको अक्सर लोग बाग मुझे उस गीत के लिए बोलते हैं, दो तीन है वैसे तो, इसमें हम देखेंगे के लिए बोलते हैं, लेकिन एक हबीब जालिब साहब की नजर जी, दीप जिसका महल्ला थी में गले जी, ये जो किसान आंदोलन जब से हुआ, इसके लिए इसमें बहुत कुछ कई बार मुझे जी कहा गया, मैं उसके जी इसको आपके सामने रखा। जी। दीप जिसका महल्ला तुही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले,
ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खौफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। चाक सीनों के सीने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारा घर मैं तुम्हें किस तरह मान लूं, चारा घर मैं तुम्हें किस तरह मान लूं। तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, 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 मैं नहीं मानता। तो हम समझते हैं कि हबीब जालिब की इसी जोरदार इनकार के बाद हम लोग इस बातचीत को यहाँ विराम दें, ताकि ये जो प्रतिरोध है ये आगे इसी जोर और इसी ताकत के साथ आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम भट्ट काका, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और हम लोग ये सब बातें आपके गाए हुए गाने यहाँ दर्ज कर पाए। बहुत शुक्रिया। कुछ और भी अगर आप आखिर में कहना चाहते हो तो आप कहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी साथियों और दोस्तों से कहूंगा कि इस प्रतिरोध अगर आपके मन में है तो उसको मन में मत रहने दो। किसी भी माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गाने से, अपने भाषण से वो बाहर निकलना चाहिए। अगर प्रतिरोध नहीं निकला तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आपके अंदर घर कर जाएगा। हो सकता है बोलना भी बंद हो जाए। आप जो कहना चाहते हैं, जो आपके मन में है, वो जरूर दूसरों के कानों तक पहुंचाएं। जितना अच्छा हमारा आपस का कम्युनिकेशन होगा, हम उतना अच्छा एक दूसरे को समझ पाएंगे। हम सब, मतलब सभी हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खासतौर से इरफान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और ये अपने सुनने वालों को बता दें कि ये बातचीत पुरुषोत्तम भट्ट काका के घर पर, जो कि मवी विहार एक्सटेंशन में है, 18 मई 2022 को रिकॉर्ड की गई।